हम गहराई से उतर रहे हैं हाइड्रोकार्बन में। ये वो कमाल के मॉलिक्यूल्स है ना, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन हमारी पूरी दुनिया इन्हीं पर चलती है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास ये क्लास 11 केमिस्ट्री का स्टडी मटेरियल है, तो बेसिक्स वहीं से उठाएंगे। सही। और मिशन ये है कि समझें कि इनकी बनावट, इनका स्ट्रक्चर कैसे तय करता है कि ये क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे और हमारे किस काम आएंगे। और काम तो ये बहुत आते हैं। सोचिए, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, दवाइयाँ। हाँ, मतलब हर जगह, कुर्सी से लेकर कार तक। गजब है। गजब है। और ये सब समझने के लिए शुरुआत क्लासिफिकेशन से करनी होगी। मतलब इनको बांटा कैसे जाता है। हाँ, वो जरूरी है। तो मोटे तौर पर दो तरह के हैं। एक एलिफैटिक, जिनकी कार्बन चेन खुली होती है, या फिर साधारण सी रिंग होती है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एलिफैटिक। और दूसरे हैं एरोमेटिक, जिनमें एक खास तरह की रिंग होती है, बहुत स्टेबल, जैसे बेंजीन। बेंजीन? हाँ, सुना है। अच्छा, और फिर वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला कॉन्सेप्ट भी तो है, वो यहीं आता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। इसी से पता चलता है कि कौन कितना रिएक्टिव होगा। अच्छा। तो जो संतृप्त हैं, सैचुरेटेड, उन्हें कहते हैं एल्केन्स। इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, CC। जैसे? हाँ, जैसे मीथेन, इथेन, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, काफी मजबूत होते हैं। तो ये शांत रहते होंगे, कम रिएक्शन। एकदम, ये कम रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए तो बढ़िया ईंधन है, जलते हैं, कंबशन होता है, या फिर हैलोजन वगैरह से धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ल्यूब्रिकेंट्स में भी यही स्थिरता काम आती है। समझ गया। तो फिर जो असंतृप्त हैं, अनसैचुरेटेड, वो ज्यादा एक्शन वाले होंगे, एल्कीन्स जैसे। हाँ, एल्कीन में कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड C। जैसे एथीन, C2H4, जिससे पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन, हाँ वो तो पता है। तो इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड थोड़ा कमजोर होता है। अच्छा, कमजोर? हाँ, सिग्मा के मुकाबले। तो ये आसानी से टूट जाता है और बाहर से आने वाली चीजों को अपने साथ जोड़ लेता है। मतलब एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसीलिए ये एल्केन्स से कहीं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और प्लास्टिक बनाने में इनका यही गुण काम आता है। ठीक है, ठीक है। और फिर एल्काइंस भी तो हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C। सही, जैसे एसिटिलीन, इथाइन, C2H2, जो वेल्डिंग में यूज होती है। हाँ, वेल्डिंग गैस। इनमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये एल्कीन से भी ज्यादा रिएक्टिव हुए। और भी ज्यादा? हाँ, ये भी एडिशन रिएक्शन आसानी से दिखाते हैं। इनकी संरचना थोड़ी अलग, लीनियर होती है, सीधी, उसका भी असर पड़ता है इनके गुणों पर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कहानी तो शायद एरोमेटिक वालों की है, बेंजीन की। हाँ, बेंजीन तो कमाल है। उसमें भी रिंग में डबल बॉन्ड दिखते हैं, एक छोड़कर एक। हाँ, तो उसे भी एल्कीन जैसा रिएक्टिव होना चाहिए था, एडिशन रिएक्शन दिखाना चाहिए था। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन होता नहीं है। यही तो खास बात है। बेंजीन के वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, हाँ, वो किसी एक डबल बॉन्ड के पास रुके नहीं रहते। वो पूरी रिंग में घूमते रहते हैं, शेयर होते रहते हैं। इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह टिके नहीं है। हाँ, जैसे वो पूरी रिंग पर समान रूप से फैले हुए हों। और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से रिंग को मिलती है असाधारण स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा स्थिरता। अरे, इसीलिए वो एडिशन रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि उसमें उसकी स्टेबिलिटी भंग हो जाएगी। बिल्कुल सही पकड़ा। वो अपनी ये खास स्थिरता खोना नहीं चाहता, इसलिए वो एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पसंद करता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिंग से हाइड्रोजन हटाकर कुछ और लगा देना। हाँ, रिंग वैसी की वैसी स्टेबल बनी रहती है, बस एक हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप आ जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ, डाइज इसी तरह बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन करके बनाई जाती हैं। वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, इतने सारे कंपाउंड्स हैं, तो इनका नामकरण, नॉमेनक्लेचर भी तो होता होगा। और वो आइसोमेरिज्म क्या चीज है? हाँ, देखिए, IUPAC नामकरण एक सिस्टम है, एक तरीका जिससे हर कंपाउंड का यूनिक नाम हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। उसमें सबसे लंबी चेन चुनना, नंबरिंग करना, ये सब आता है। ठीक है। और आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म या समअवयवता का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या वही, लेकिन उनका अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था अलग अलग। अच्छा,
मतलब एक ही फॉर्मूले से कई अलग अलग कंपाउंड्स बन सकते हैं। हाँ, जैसे लेगो ब्लॉक से आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं ना, वैसे ही या तो एटम्स के जुड़ने का तरीका ही अलग हो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या फिर स्पेस में उनकी 3D पोजीशनिंग अलग हो, ज्योमेट्रिकल या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। बिल्कुल, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी सब कुछ अलग हो सकता है। यही विविधता तो हाइड्रोकार्बन को और भी वर्सेटाइल बनाती है। कमाल है। तो अगर हम फटाफट से समराइज करें इनकी रिएक्शंस और यूजेज को। जरूर। एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले मेनली जलते हैं, मतलब कंब्रशन, ईंधन, या फिर धीरे धीरे सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन मल्टीपल बॉन्ड वाले? वो दिखाते हैं एडिशन रिएक्शन। पाई बॉन्ड टूटता है, कुछ नया जुड़ता है। प्लास्टिक पॉलीमर बनाने में ये बहुत काम आते हैं। और एरोमेटिक जैसे बेंजीन? वो अपनी स्टेबिलिटी बचाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हाइड्रोजन हटेगा, कुछ और जुड़ेगा। डाइज, दवाइयां वगैरह। तो मतलब कुल मिला के हाइड्रोकार्बन हमारी जिंदगी के हर पहलू में है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पॉलीथीन, पीवीसी जैसे प्लास्टिक, मोटर ऑयल जैसे लुब्रिकेंट्स, मोम, सड़कों का डामर, नेफ्थलीन बॉल्स, और न जाने कितने केमिकल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल। सही में इनके बिना तो आज की दुनिया सोचनी भी मुश्किल है। बिल्कुल, ये आधुनिक सभ्यता के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के जुड़ने के तरीके का फर्क, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड या वो खास एरोमेटिक रिंग, इनकी पूरी पर्सनालिटी बदल देता है। उनकी रिएक्टिविटी से लेकर उनके इस्तेमाल तक सब कुछ। और यही विविधता इन्हें ईंधन से लेकर प्लास्टिक और दवाओं तक हर जगह इतना फंडामेंटल बनाती है। सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाता है। ये इतने उपयोगी हाइड्रोकार्बन्स ज्यादातर हमें मिलते हैं जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल से। हाँ, जिनका पर्यावरण पर असर हम सब जानते हैं। बिल्कुल। तो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती और अवसर ये है कि क्या हम ऐसी सस्टेनेबल, टिकाऊ सामग्रियां, ऐसे मटेरियल्स विकसित कर सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन के इन अनोखे गुणों की नकल तो करें, लेकिन पर्यावरण पर उनका नकारात्मक असर कम हो। हाँ, क्या ये मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।